हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका स्वागत है। आज अपन कार्नोट इंजन पढ़ने वाले हैं और ये क्या काम करता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं: स्रोत, सिंक, कुचालक स्टैंड और कार्यकारी पदार्थ या फिर अपन बोलते हैं क्या, सिलेंडर। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, स्रोत की। स्रोत क्या होता है? उच्च ताप का एक सिस्टम होता है कि मतलब ये अपन को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है और इससे चाहे आप कितना भी ताप ले लो, तो कितनी भी ऊष्मा ले लो, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार दूसरा आता है अपना क्या, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कार्यकारी गैस होती है जो कि काम करती है, मतलब या प्रसार होगा या संपीड़न होगा, वो सारा काम इस गैस का ही होता है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन ऊपर नीचे खिसकने के लिए फ्री है और इसकी 3 साइड जो होती है वो क्या होती है, कुचालक दीवारें होती है। ठीक है, इंसुलेटेड वॉल होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन कहते हैं एक स्टैंड होता है, कुचालक स्टैंड होता है, पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है। और चौथा जो भाग होता है वो होता है सिंक, जो कि कम ताप पर होता है और इससे चाहे कितनी भी ऊष्मा इसको दे दी जाए, इसका ताप ठंडा रहेगा, कितना T2 का T2 ही बना रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या कहा, कुचालक स्रोत का जो ताप होता है वो उच्च ताप होता है और सिंक का जो ताप होता है वो कम ताप होता है। यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। ठीक है, ये इसके 4 भाग है। अपन इसके एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये इसकी संरचना है, उन संरचना का अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया है। ये ग्राफ अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, उससे पहले अपन यहाँ पे टॉपिक इसका कार्य प्रणाली अपन देख लेते हैं। देखो ये वाली भाग जो है वो मैं अभी हटा रहा हूँ, आगे जो है इसका वर्णन करूंगा मैं इसका कार्नोट इंजन का। देखो एक बार, सबसे पहला काम होता है क्या, समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार में क्या होता है, देखो भाई, ये जो अपना सिलेंडर है इसको उठाकर अपन कहाँ रखते हैं, स्रोत के ऊपर रखते हैं और फिर अपन इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं। कब मैंने इसको सबसे पहले इसके ऊपर रखा, यहां से ये देखो, यहाँ ये जो एक साइड वॉल है या 3 साइड तो इसकी कुचालक है, इसकी भी 3 साइड कुचालक है, इसकी भी 3 साइड कुचालक है, ये पूर्ण रूप से कुचालक है। यहाँ जब अपन इसको इसके ऊपर रखते हैं तो देखो ये सुचालक दीवार है और ये सुचालक, यानी कि इसमें ताप का ट्रांसफर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ताप मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा। तो ऊष्मा का आदान प्रदान होते होते इस प्रकार से ये ऊष्मा इसको देता है, इसका ताप कितना हो जाएगा, T1 केल्विन। और जब इसका ताप T1 केल्विन हो जाता है उसके बाद में अपन इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर ये ऊष्मा इससे जब ऊपर खींचते हैं तो ये ऊष्मा इससे लेगा, लेकिन ये इस प्रकार का, मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस प्रकार का स्रोत है कि इसका ताप T1 ही बना रहेगा, किस और इस गैस का भी। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर रखी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अपन ने इसको क्या कर रहे हैं, गैस को प्रसारित करें, ऊपर खींच रहे हैं इस पिस्टन को, तो अपन गैस का क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और कैसा प्रसार हो रहा है, समतापीय प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ताप का मान क्या रहा, नियत। तो समतापीय प्रसार होता है। समतापीय प्रसार होता है तो आपको पता है कि अगर समतापीय प्रसार होगा तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर du बराबर जीरो है तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से मैं कह सकता हूं कि dq बराबर du प्लस dw। अगर du जीरो है तो मैं कह सकता हूं dq बराबर dw। तो ऐसी कंडीशन में समतापीय प्रसार में स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा, स्रोत से ली गई ऊष्मा का मान कितना होगा, मैंने कहा वो जो भी होगा वो W के इक्वल होगा। जैसे मान लो मैं इसको Q1 कहता हूं तो यहाँ पे इसके द्वारा समतापीय प्रसार में किया गया कार्य W1 क्या हो जाएगा, देखो W1 कल अपन ने समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य निकाला था, याद है आपको? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता था वहां पे, होता था फॉर्मूला NR। यहाँ पे देखो एक चीज और, अभी इसके अंदर अपन ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब अपन इसको करते हैं, समतापीय प्रसार करते हैं, जिसमें आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो गया, dq बराबर dw हो गया। तो यहाँ पर ये जो है अपन को ग्राफ जो प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है। कैसा होता है ये, समतापीय प्रसार। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, समतापीय प्रसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा इसका, यहाँ पर दाब होता है P1, आयतन होता है V1 और ताप होता है T1। और समतापीय प्रसार के दौरान दाब हो जाता है, क्योंकि अपन इसको खींच रहे ऊपर की तरफ, तो दाब परिवर्तित होगा, आयतन परिवर्तित होगा, आयतन में वृद्धि होगी, दाब में कमी होगी। ठीक है, और ताप क्या रहेगा, T1 का T1 ही बना रहेगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला कल मैंने आपको याद, टॉपिक मैंने आपको बताया था, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य
Q1 बराबर W1 इज इक्वल टू एन आर, क्या रहेगा ताप T1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1। याद होगा अपन ने कल ये डिराइव भी किया था इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मोल गैस की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं RT1 लॉग बेस E V2 अपॉन V1 कह दूंगा। ठीक है, जो कि इक्वल होगा, ये जो ग्राफ है इसका एरिया अंडर द कर्व। मैंने आपको पहले एक टॉपिक पर पढ़ा था, टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्राफ में मैंने कहा, अगर आपसे पूछा जाए उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, तो उसका मान होता है ये इंटू ये। मतलब ये क्या चीज है, जैसे यहाँ पे दाब है और यहाँ पे आयतन है, तो ये इंटू ये जो होगा वो उसका एरिया अंडर द कर्व कहलाएगा, मतलब कि ये बताया था। इसी प्रकार आपको ये भी बताया था कि जो ग्राफ होता है उसकी जो ढाल होती है, उसकी जो ढाल होती है वो ये अपॉन ये को शो करती है। जैसे मान लो ये कोई भी अपने पास ग्राफ होता और इसकी अगर आपसे ढाल पूछता, तो यानी इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये इसका थीटा होता, तो यहाँ पे इसकी ढाल कहलाती है। और वो क्या होती है, वो मैंने कहा ये अपॉन ये होती है। फिलहाल ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ वाली बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एरिया अंडर द कर्व होता है वो यहाँ पे दाब इंटू आयतन। दाब इंटू आयतन क्या होता है, किया गया कार्य। तो दाब इंटू आयतन क्या हो जाएगा, P इंटू V, किया गया कार्य W हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, देखा तो ABGEA। तो मैंने कहा क्षेत्रफल किसका, ABGE और E। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल दिया, समतापी प्रसार में जो किया गया कार्य है अपने पास उसका मान आ गया, और जो कि किसके बराबर होगा, इस स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा की। कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये फर्स्ट स्टेप आ गई, समीकरण नंबर इसको 1 डाल के मैंने छोड़ दिया। अब अपन बात करते हैं किसकी, ये मैंने आपको ये थ्योरेटिकल वे में लिखना है। आपको थ्योरी में इसमें क्या लिखना होगा, मैं एक बार थोड़े से संक्षेप रूप में आपको बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। सर्वप्रथम हमारे पास जो सिलेंडर है जिसके अंदर कार्यकारी गैस भरी हुई होती है, उसको हम उठा के किसके ऊपर रखते हैं, स्रोत के ऊपर रखते हैं। स्रोत का ताप उच्च ताप पर होता है, वो T1 पे होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इसके ताप पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में गैस का ताप T1 हमेशा बना रहेगा, और हम पिस्टन को जब धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं तब भी गैस का ताप क्या रहेगा, T1 ही बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम गैस को जब ऊपर, पिस्टन को जब ऊपर खींचते हैं और ताप T1 बना रहता है, तो यहाँ पर होता है समतापीय प्रसार। समझ रहे हो? और समतापीय प्रसार में किया गया कार्य W1 बराबर इक्वल, ये अपन ने कल डिराइव किया था फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत, ये बात हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है क्या, रुद्धोष्म प्रसार कैसे होता है बताता हूं। रुद्धोष्म का मतलब जानते हो, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार। देखते हैं अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं। मैंने ये जो उठाया है यहाँ पे रखा हुआ था, अब उसको उठा के कहाँ रख दिया, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। कुचालक स्टैंड पे रखा और फिर मैं इसको क्या करूंगा, प्रसारित करूंगा, वही गैस को पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचूंगा। तो ऐसी कंडीशन में दाब हो जाएगा P3, आयतन हो जाएगा V3, और इस बार ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन खींचने से क्या हो जाएगी, इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, ताप का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और तब तक अपन खींचते रहेंगे जब तक कि ताप क्या नहीं हो जाए, घटकर T2 ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे P3 V3 T2, ये अपन को C बिंदु, यानी कि ये जो है ये क्या रहेगा, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, रुद्धोष्म प्रसार। क्या है ये, रुद्धोष्म। कौन सा है, BC, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे रुद्धोष्म समतापी प्रसार हुआ तो इसको ग्राफ AB से रिप्रेजेंट कर दिया, और रुद्धोष्म प्रसार हुआ तो इसको ग्राफ BC से रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब रुद्धोष्म प्रसार में यहाँ पर मैंने कहा, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य क्या होगा, मैंने कहा W2। इसकी थ्योरी में आपको क्या लिखना होगा, एक बार मैं बोल देता हूँ। ये जो कुचालक, जो अपने पास, सॉरी, ये पिस्टन जो पड़ा था, जो पहले किस पे था, स्रोत के ऊपर था, हम इसको उठा के किसके ऊपर लगा देंगे, कुचालक स्टैंड पे लगा देंगे। देखो कुचालक स्टैंड पे लगाने पे ये 3 साइड तो क्या थी, कुचालक थी, ये चौथा भी क्या हो गया, कुचालक, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ऐसा जो प्रक्रम होगा वो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। अब इस स्थिति में हम पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। तो ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रसार का कहलाएगा। कोई दिक्कत? इस रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य W2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपको याद हो तो कल अपने रुद्धोष्म प्रक्रम में भी किया गया कार्य निकाला था, और फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, मेरे को ध्यान में नहीं है। 1 माइनस गामा NR अपॉन 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1 था, हाँ या ना, यही था। कोई दिक्कत? तो ये अपना फॉर्मूला था। अब मैंने कहा गैस 1 मोल गैस है तो अपन R अपॉन 1 माइनस का T2 माइनस T1 कर देंगे। बोलो समझ में आएगी नहीं है, इज इक्वल टू, और मैंने कहा क्षेत्रफल, ये भी क्या है, P इंटू V तो है, यहाँ पे भी तो एरिया अंडर कर्व, यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने कहा BC
एच जी बी, मैंने कहा क्षेत्रफल बी सी एच जी बी, इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ, अरे कर दोगे क्या? ठीक है। तीसरी बात आती है, मैंने कहा अब देखो क्या करेंगे, समतापीय संपीड़न करेंगे। क्या करेंगे? समतापीय संपीड़न। चक्रीय प्रक्रम की चक्रीय प्रोसेस होता है ये, और चक्रीय प्रोसेस को अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो समतापीय संपीड़न देखो क्या होता है। इसके तहत ग्राफ अपन को सी डी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सी डी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये सी डी है भैया, है ना। क्या है? समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न, ठीक है। ये समतापीय संपीड़न में क्या होगा? मैंने कहा वो सेम प्रोसेस भाई। मैंने कहा समतापीय संपीड़न होगा क्या, पहले तो अपन ने ये यहाँ पे पढ़ा था, फिर ये इसको अपन ने कुचालक स्टैंड पे लगाया। अब इसका ताप T2 हो जाता है घटकर, और उस कंडीशन में हम यहाँ रख देते हैं। अब ये क्या है, ये जो अपने पास सिलेंडर है वो कहाँ पड़ा है? यहाँ पड़ा है, ठीक है। ताप क्या हो गया? T2। अब ये ऐसी चीज है, इसको कितना भी उष्मा दे दी जाए, मान लो इसका मान T2 से थोड़ा ज्यादा होता तो ये इसको उष्मा परित्याग करेगा। जो त्याग भी करेगा तो भी किसका तापमान क्या बना रहेगा? इस गैस का T2 ही बना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो T2 यानी समतापी प्रक्रम। और अब क्या करेंगे हम, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा? संपीड़न। तो प्रक्रम क्या कहलाया? समतापीय संपीड़न। इसके तहत हमको ग्राफ मिलता है C से D की तरफ। बोलो हाँ या ना? ठीक है, समतापीय संपीड़न हो गया। देखो एक मिनट, समतापीय संपीड़न हो गया। अब समतापीय संपीड़न में भी मैंने कहा क्योंकि ताप समान है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। dq बराबर du प्लस dw, यानी du बराबर जीरो हो गया, तो dq बराबर क्या आ जाएगा? dw आएगा। सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इस बार अपने पास क्या हो गया? उष्मा तो हो गई Q2, लेकिन कार्य क्या हो गया? W3। हाँ या ना भैया? Q1 से ये तो Q2 आ गया, ये W1, ये W2 और ये W3, जो कि Q2 इज इक्वल टू W3 होगा। इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? देखो, समतापीय प्रसार में किया गया या समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य का फॉर्मूला आपको याद ही था, क्या था? आर। अब देखो यहाँ पर ताप कितना हो गया? P3 V3, यहां से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा P4 V4, और ताप क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा T2, ठीक है। तो मैंने लिखा R T2 log बेस E, और होता था वैसे V2 अपॉन V1, यानी बाद वाला अपन पहले वाला V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? V4 अपॉन V3 होगा, ठीक है। हाँ, समतापीय संपीड़न है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या लगा देंगे? माइनस। समतापीय संपीड़न के कारण हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? साइन। संपीड़न के कारण माइनस। भाई अगर प्रसार के कारण प्लस लगा रहा हो तो संपीड़न के कारण माइनस लगाऊंगा। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये इक्वल किसकी होगी वो भी लिख देते हैं। किसके इक्वल होगी देखना तो एक बार, इसके, यानी कि इसका एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये वाला भाग, ये जो है ना, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल ये हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई? लिखना CHFDC, क्षेत्रफल CHFD और C, ये होगा क्या? CHFDC, ठीक है। लास्ट बचता है क्या अपने पास में? क्या? रुद्धोष्म संपीड़न। क्या बचता है? रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न के तहत अपन को ग्राफ मिलता है DCA, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं इस प्रोसेस में? अब जो अपने पास सिलेंडर जो पहले अपन ने यहां रखा था, फिर अपन ने यहां रखा, फिर अपन यहां रख रहे हैं, अब वापस उठा के अपन कहां रखेंगे? कुचालक स्टैंड पर ही रखेंगे। किसको? इस सिलेंडर को। तो मैंने कहा कि T2 ताप हो गया इसका, अब मैं उसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ और इसको गैस को क्या कर रहा हूँ? संपीड़ित कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में चारों तरफ से क्या हो गया? कुचालक दीवार हो गई, तो रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, और संपीड़ित कर रहा हूँ तो रुद्धोष्म संपीड़न हो गया। अब रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान क्या हो जाएगा? जब अपन गैस को दबाएंगे तो गैस का आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके कारण ताप में वृद्धि हो जाएगी, और ताप वृद्धि होकर अपन ऐसे इतना दबाते हैं कि ताप क्या हो जाए? T1 हो जाए। ये आदर्श परिस्थिति की बात चल रही है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो क्या? आदर्श परिस्थिति में ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो T2 हो गया, सॉरी T1 हो गया। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? किया गया कार्य मैंने कहा W1 W2 W3 और W4, ये Q के इक्वल नहीं होगा। Q के इक्वल तो कब होता है? समतापीय प्रक्रम में होता है, जहां पे du बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो W4 इज इक्वल टू क्या भाई? मैंने कहा संपीड़न के लिए माइनस बाद में लगा देंगे, पहले अपन लिख देते हैं क्या फॉर्मूला होता है? R अपॉन 1 माइनस गामा, और फिर लिखते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला है T1 और पहले वाला है T2, हाँ या ना?
T2 से T1 हुआ ना, तो T1 माइनस T2, भाई यहाँ पे T2 माइनस T1 था, यहाँ पे क्या होगा T1 माइनस, और समतापीय सॉरी रुद्धोष्म संपीड़न के कारण जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, प्रसार के कारण प्लस, संपीड़न के कारण माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे ना तो इस ग्राफ से थोड़ा बहुत मतलब है, इस डायग्राम से मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं। ये चार इक्वेशन अपने पास आ गई, समीकरण 1 2 समीकरण 3 और समीकरण क्या है 4, इज इक्वल टू क्या लिखूं, क्षेत्रफल। एक चीज और बच गई ना इसमें, क्षेत्रफल कितना होगा भाई, कहां से कहां जा रहे हैं ये तो लिख लो, क्या लिख दें, डी एफ ई ए डी, डी एफ ई ए डी, समीकरण नंबर 4 कह दिया, क्या कह दिया, समीकरण नंबर 4। बोलो समझ में आएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा किया गया कुल कार्य, कुल कार्य इज इक्वल टू, ये W लिख देता हूं, W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मैंने कहा W1, ये तो प्रसार वाले W1 प्लस W2 और संपीड़न वाले W3 माइनस W4, ठीक है। W इज इक्वल टू किया गया कुल कार्य इज इक्वल टू W1, मैंने कहा देखो W2 और W4 दोनों सेम है, भाई यहाँ पर प्लस का है तो T2 माइनस, अगर मैं इसको माइनस अंदर कर दूं तो ये भी तो T2 माइनस C1 हो जाएगा, और W2 में से W4, यहां W2 इज इक्वल टू क्या है W4 है, अतः कुल कार्य W इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W1 माइनस W3, या इसको ऐसे भी कह सकता हूं W1 तो है Q1 माइनस Q2। बोलो समझ में आएगी है, ये किया गया कुल कार्य, गैस द्वारा प्रति चक्र मतलब एक चक्र काटने में टोटल किया गया कार्य क्या आया, Q1 माइनस Q2 आया, कोई दिक्कत? ठीक है, कुल कार्य हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं इस इंजन की दक्षता, क्या निकालें, इंजन की दक्षता। ये चारों इक्वेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, आप ध्यान में रखना है इन चीजों को। चलो यहाँ दक्षता लिख देते हैं, दक्षता, इंजन की दक्षता हम निकालें। इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है, ईटा बराबर क्या, गैस द्वारा प्रति चक्र किया गया कार्य डिवाइडेड बाय ली गई ऊष्मा, स्रोत से ली गई कुल ऊष्मा। तो सारा काम क्या होता है, ऊष्मा से ही तो होता है, जो अपन ने ली थी शुरुआत में। तो यहाँ पे ईटा इजिकल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, गैस द्वारा प्रति चक्र कुल किया गया कार्य, मैंने कहा चलो लिख देता हूँ W, और स्रोत से कितनी ऊष्मा ली थी, मैंने कहा Q1, स्रोत से कितनी ऊष्मा ली थी Q1, तो क्या लिख दूं W अपॉन Q1, तो W तो क्या है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। बोलो हाँ। तो इस प्रकार हमारे पास ईटा का जो फॉर्मूला आता है, ईटा बराबर कितना आ जाएगा, ईटा बराबर आ जाएगा, ईटा क्या होता है, दक्षता को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा Q2 Q1, ये तो क्या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब मुझे फाइनली Q2 अपॉन Q1 का मान कैलकुलेट करना है, Q2 अपॉन Q1 का। तो आप देखो Q2 क्या है, मैं कहा ये रहा, और Q1, मुझे इन दोनों में तो V3, एक में V1 V2 एक में V3 V4 है, इनको कुछ मर्ज करके एक चीज लेके आनी है, समझ में आ रही बात। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए जो चार प्रक्रम अपन ने किए हैं, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, और ये हो गया रुद्धोष्म संपीड़न, ये क्या है, रुद्धोष्म संपीड़न। इन चारों प्रोसेस के लिए अपन इसकी अवस्था समीकरण बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये आपको समीकरण में ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। देखो क्या करने वाला हूं मैं इन चारों प्रक्रम के लिए, मतलब सबसे पहले ग्राफ से सबसे पहला पॉइंट मैंने लगाया किसके लिए, समतापी प्रसार के लिए, समतापीय प्रसार के लिए। समतापी प्रक्रम है तो आपको पता है कि अवस्था समीकरण क्या होगी, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 बराबर P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2, हाँ या ना। दूसरा जो प्रक्रम हुआ था, दूसरे प्रक्रम में क्या होता, इसको समीकरण नंबर दे दो भैया, इसको समीकरण 4 हो गई थी, ये समीकरण हो गई 5, ये हो गई समीकरण 6, और समतापी दूसरा प्रोसेस क्या है, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार।
इसमें क्या आया था भैया, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा बराबर P सॉरी रुद्धोष्म प्रसार वाला ये है ना, तो P2 V2 से P3 V3 गया, तो लिखूंगा P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा, समीकरण नंबर 7। तीसरा हुआ था क्या, समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न तो क्या हुआ भाई, समतापीय प्रक्रम में P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ पर क्या है P3 V3 से क्या जा रहे हैं P4 V4, तो क्या लिखूंगा P3 V3 बराबर P4 V4, समीकरण नंबर 8। ठीक है, फिर देखो पॉइंट नंबर 4 क्या, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न देखना इसमें क्या होगा, P4 V4 से आ रहा है P1 V1, क्या लिखूं P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा, समीकरण नंबर 9। अब क्या करूं, मैंने कहा समीकरण 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 कर दो। जब मैं ऐसा करता हूं तो देखो इधर वाला को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना क्या हो जाएगा P1 P2 P3 एंड P4, ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो V1 की पावर V1 V2 की पावर गामा, V3 V4 की पावर गामा, समझ गए क्या। इस साइड में देखेंगे तो मैंने कहा P2 P3 P4 एंड P1, यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने कहा V2 V3 की पावर गामा, V4 एंड V1 की पावर गामा। ठीक बात है क्या, ये देखो अब चारों ये P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, अब देखो 1 1 वालों को एक तरफ, 2 2 वालों को एक तरफ, मतलब एक साइड पे कर लेंगे। देखो क्या बचा है, चलो गामा गामा वालों को एक तरफ कर लेते हैं, नहीं चलो 2 और 4 वालों को, तो इधर आ गया V2 की पावर गामा V4 की पावर गामा, इधर था ना, इधर भी तो थे ये V2 V4, तो ये रहा V2 और ये रहा V4, तो इसको नीचे ले आओ V2 और V4 इज इक्वल टू, इस साइड में गामा वाले लिख दो V3 की पावर गामा V1 की पावर गामा डिवाइडेड बाई क्या है, इस साइड वाले इधर नीचे ले आओ V1 V3 नीचे ले आओ V1 V3 V1, ठीक है ऐसा ही होगा। ठीक है, मिटा देते इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा भैया, ये बन गया V2 की पावर गामा माइनस 1, ये बन गया V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 की पावर गामा माइनस 1 और V1 की पावर गामा माइनस 1। ध्यान से देखो चारों की पावर गामा माइनस 1 हटाओ ना, चारों की पावर गामा माइनस 1 हटा दी, तो क्या बन गया V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। ठीक है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से V2 अपॉन V1 का मान लिखता हूँ, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, समीकरण नंबर इसको दे दिया 10। यहाँ ये क्यों किया इतना काम, अभी आपको जो मैं करूंगा वो समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। एक तो चाहिए मुझे ये ईटा, भाई निकालना क्या मुझे, फाइनली ईटा ही तो निकालना है, तो ईटा निकालूंगा, इधर वाला मैं हटा देता। अब देखो ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था ना, तो यहाँ Q2 का मान क्या था, चलो Q1 का मान क्या था बता सकते हो क्या अभी, Q1 बराबर W1 क्या था बताओ, क्या निकाला था R NRT2 NRT1 log बेस E V2 अपॉन V1, यही तो था Q1 का मान, और Q2 का मान क्या था, Q2 का मान माइनस था, RT2 था, log बेस E था और V4 अपॉन V3 था, सही बोल रहा हूँ क्या, यही तो था। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q2 को ये लिख सकता हूँ RT2 log बेस E V3 अपॉन V4, अरे लिख सकता हूँ क्या, पता है नहीं पता, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, पता है क्या, पता ही होगा log A माइनस log B बराबर होता है log A अपॉन B। अगर इसके बाहर माइनस लगा दूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा, अगर ये हटाऊं ब्रैकेट को तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log B अपॉन A। समझ गए कि नहीं समझे, अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई दिक्कत है, तो यही तो मैंने कहा, अगर इसमें इसको अगर खोल ले माइनस को बाहर रखो, log V4 माइनस log 3 लिखूंगा, ये तो लिखूंगा, और फिर जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये log V3 तो हो जाएगा प्लस का और V4 हो जाएगा माइनस का, तो V3 अपॉन V4 हो जाएगा, ये तो लिखा है मैंने। ठीक है, सिंपल है।
ठीक है, इसको ये अपने पास आ गया। इसको अब मैं निकाल लेता हूँ भाई, मेरे को Q2 upon Q1 की वैल्यू चाहिए थी। अल्टीमेटली खेल इसी का ही चल रहा था, Q2 upon Q1 ही निकालना था। तो Q2 कितना है भाई, Q2 है, मैंने ये पढ़ा कितना है, RT2 log बेस की V3 अपॉन V4 है ना। V3 अपॉन V4 को समीकरण 10 से लिख देता हूं। क्या समीकरण 10 से क्या लिख दूं, V2 अपॉन V1 लिख दूं क्या? अरे लिख दूं क्या, एक स्टेप बढ़ाऊं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे V3 अपॉन V4 को क्या लिख देंगे, V2 अपॉन V1 लिख देंगे। और फिर मैंने कहा इधर लिख दो Q1 का मान RT1 log बेस की V2 अपॉन V1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 10 से। ठीक है, ताकि थोड़ा ध्यान में ले जाए, लिख देंगे। अब देखो जो कटता है वो काट दो, Q2 अपॉन Q1 आपके सामने आ जाएगा T2 अपॉन T1, बाकी सब कट जाएगा। यानी ईटा इज इक्वल टू जो अपने पास आया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, समीकरण कौन सी से, समीकरण वो कौन सी है, 5 है क्या, समीकरण 5 से ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह लिखो T2 अपॉन T1। ये आ गया अपने पास, ये अपना आंसर आ गया, ये अपन ने दक्षता निकाल ली। ठीक है, इसके लिए अपने पास कुछ पॉइंट्स भी है। सबसे पहली बात, जो दक्षता होती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। दक्षता जो होती है वो गैस कौन सी ली थी उस पर निर्भर नहीं करती। अपने पास सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी हुई उस पर कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, T1 और T2 पर। और दूसरी बात क्या, मैं कहा अगर मान लो T2 बराबर T1 हो जाए, T2 बराबर T1 हो जाए तो ये कितना आ जाएगा 1। यदि T2 बराबर T1 हो तो मैंने कहा ईटा बराबर हो जाएगा दक्षता वही 0, कोई मतलब ही नहीं था, दक्षता रही नहीं, कोई दिक्कत। तीसरी बात अगर मैं कहूं कि अगर मान लो किसी को दक्षता बहुत ज्यादा 100% ही चाहिए, यानी कि 1 ही चाहिए, यदि ईटा बराबर 1 हो, ईटा बराबर 1 कब होगा, ईटा बराबर 1 कब होगा, जब ये 0 हो जाए। ईटा बराबर दक्षता 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईटा का मान 1 करना पड़ेगा। तो ऐसा कब होगा, जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये 0 के दो कंडीशन है, यदि T2 बराबर 0 हो, अगर ये 0 हो गया तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब T2 क्या है, सिंक है, सिंक का ताप 0 हो जाए, मतलब कि वो सिर्फ ऊष्मा लेता ही जाए, उसके पास कुछ ही नहीं, तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, T2 क्या हो जाए, 0 केल्विन हो जाए। और दूसरा क्या हो, या T1 बराबर अनंत हो जाए, या स्रोत जो है T1 बराबर अगर ये अनंत होगा तो ये 0 हो जाएगा, ईटा फिर तो ईटा बराबर 1, यानी कि दक्षता प्रतिशत में निकाले तो 100%, जो कि संभव नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, T2 0 या T1 अनंत हो तो दक्षता 100% होती है, लेकिन ये संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या, ये अपना था कार्नोट इंजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आता है तो 4 नंबर का टॉपिक होता है। और अगर भाई अपन को आंसर भी उसी वे से लिखना है भाई, अगर अपने पास अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन को सब कुछ इसको उधेड़ के लिखना पड़ेगा, लगभग 2-2.5 पेज में आराम से बढ़ जाएंगे, ग्राफ बना के तो 3 पेज बढ़ जाएंगे। और अगर ये आता है नॉर्मली, जैसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर में आता है, तो थोड़ा बहुत आप इसकी थ्योरी को हटाकर इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को लिख सकते हो। तो ये अपना था कार्नोट हीट इंजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ बच्चों की डिमांड भी थी, मेरे पास फोन भी आया कई बच्चों के, ठीक है, मैसेज आए पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो, पूछना हो, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे टॉपिक पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के समाचार मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।